ओके, सो पीपल वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ, और रादर हम एक रिवीजन सा कर लेंगे सेल पे, ठीक है। सो व्हाट इज़ बेसिकली अ सेल? सेल एक क्या होता है? व्हाट इज सेल? फंडामेंटल मतलब क्या? स्ट्रक्चरल और फंक्शनल दोनों का स्मॉलेस्ट यूनिट, ठीक है। जैसे कोई बिल्डिंग होता है तो बिल्डिंग में जो एक ईंटा होता है, ब्रिक, दैट इज बेसिकली द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, जो स्मॉलेस्ट पॉसिबल चीज़ है, ठीक है। द स्मॉलेस्ट यूनिट इज नोन एज अ सेल। स्मॉलेस्ट यूनिट इज नोन एज अ सेल, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो किसी भी बिल्डिंग का जो स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है, स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट इज नोन एज अ सेल, ठीक है। कल आप एब्सेंट थी? क्यों? स्ट्रक्चरल सेल क्या होता है भाई साहब? स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो हम इसको बेसिकली नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। तो जैसे अगर समझ लो ये सारे आपके टावर्स, बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट्स हैं, ठीक है, दीज आर बेसिकली टावर्स, दे लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, ऑब्वियसली दे डिफर इन शेप एंड साइज। इसका शेप ये है, इसका शेप ये है, इसका शेप ये है, अलग अलग मॉन्यूमेंट्स का अलग अलग शेप है, बट डू दे हैव एनी कॉमन प्रॉपर्टीज? सबके सब ब्रिक्स से बने हुए हैं, ठीक है। दे हैव कॉमन प्रॉपर्टीज, दे आर ऑल मेड अप ऑफ ब्रिक्स, ठीक है। सो दे आर ऑल मेड अप ऑफ ब्रिक्स। बेसिकली ब्रिक्स क्या हो गया भाई साहब? आपके बिल्डिंग ब्लॉक्स, छोटे छोटे यूनिट से भाई साहब ब्रिक्स से आपका एक बिल्डिंग बनता है, ठीक है। सिमिलरली देयर आर मिलियंस ऑफ लिविंग बींग्स ऑन दिस अर्थ। तो अगर आप देखोगे मिलियंस ऑफ, उसको ठीक से बंद करना, वो पर्दा नहीं इधर का पर्दा, हाँ, ठीक है। सो देयर आर मिलियंस ऑफ लिविंग बींग्स ऑन दिस अर्थ, और हर एक लिविंग बींग भाई साहब किससे तैयार होता है? सेल से, ठीक है। दे आर मेड अप ऑफ सेम बिल्डिंग ब्लॉक्स। सेम बिल्डिंग ब्लॉक्स मतलब सेल्स। हर एक का सेल अलग अलग रहता है, शेप, साइज, फंक्शन अलग अलग होता है, लेकिन बने सब सेल से ही होते हैं, ठीक है। ऑल ऑफ देम आर बेसिकली मेड अप ऑफ सेल्स, ठीक है। These building blocks are called cells. So cell is basically the basic unit of life. So how do we define a cell? Cell is the common, basic, structural and functional. Cell के हिसाब से ही आपका स्ट्रक्चर बनता है। जैसे देखो आपके जो बोन्स हैं वो अलग होंगे, किसी कैट के बोन्स अलग होंगे, ठीक है। सो सब ये बोन क्या है? बोन भी तो एक सेल ही है, ठीक है। तो उसके हिसाब से हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर होता है, और उसके हिसाब से हमारे बॉडी में फंक्शंस भी होते हैं। सो वी हैव ऑल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस डिफरेंट, ठीक है। सो सेल इज द कॉमन, बेसिक, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग बींग्स, ओके। So discovery of cells in the year 1665, Robert Hooke was the first person who discovered a cell. इन्होंने क्या किया था? आपने अभी तो फिलहाल नहीं देखा होगा, ठीक है। पहले जब दवाइयाँ आती थी ना हमारी, तो दवाइयाँ ऐसे एक कॉक सेल से इनक्लोज रहती थी। तो समझ लो ये कोई मेडिसिन है और यहाँ पे ये कॉक सेल हुआ करता था, ठीक है। इसको हम कॉक सेल बोलते थे, और इसको इन्होंने एग्जामिन किया। ये बेसिकली एक बार्क ऑफ ट्री से बनता है, ठीक है। एक ट्री का बार्क होता था। अभी तो हमारे प्लास्टिक स्टॉपर्स हैं या मेटालिक स्टॉपर्स होते हैं, पहले के ज़माने में ऐसे कॉक स्टॉपर्स होते थे, ठीक है। तो उन्होंने इसको बेसिकली एग्जामिन किया, बार्क ऑफ अ ट्री, ठीक है, अंडर अ सेल्फ डिजाइंड माइक्रोस्कोप। तो इन्होंने भाई साहब एक माइक्रोस्कोप से देखा। उस टाइम पे माइक्रोस्कोप उतना एडवांस नहीं था, एक नॉर्मल सा माइक्रोस्कोप था। इट वॉज नॉट अ वेरी एडवांस्ड माइक्रोस्कोप, इट वॉज जस्ट अ नॉर्मल माइक्रोस्कोप, ठीक है। और उन्होंने भाई साहब देखा कि एक सेल होता है। सो दिस इज बेसिकली हाउ अ सेल वुड लुक लाइक। अलग अलग कंपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है। देयर वर एम्प्टी कंपार्टमेंट्स देयर वर विच रिजेंबल्ड स्ट्रक्चर ऑफ अ हनीकॉम्ब। हनीकॉम्ब मतलब बी हाइव देखा है आप लोगों ने, ठीक है। तो बी हाइव ऐसे कंपार्टमेंट्स होते हैं, यहाँ पर जाकर जितने भी आपके बीज हैं, दे पोर देयर हनी इनटू दीज कंपार्टमेंट्स, ठीक है। दे पोर देयर हनी। सो ही लेबल्ड देम एज सेल्स। इन लैटिन सेल मीन्स स्मॉल रूम्स। आज की तारीख में भी सेल्स को हम, जैसे जेल में हम बोलते हैं ना, जेल में सेल्स होते हैं, ठीक है। कैदियों को अलग अलग सेल्स में रखा जाता है। तो बेसिकली स्मॉल रूम्स हैं ये, स्मॉल कंपार्टमेंट्स। सो दीज वे स्मॉल रूम्स और कंपार्टमेंट्स, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर ऑफ टू टाइप्स, यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर। यूनिसेल्युलर क्या होते हैं? जो सिंगल सेल से बने हुए होते हैं। मल्टीसेल्युलर मतलब बहुत सारे सेल से बने हुए होते हैं, ठीक है। दे आर मेड अप ऑफ मेनी सेल्स, ठीक है, मेड अप ऑफ मेनी सेल्स। इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स ऑल फंक्शंस आर कैरिड आउट बाय अ सिंगल सेल। सारा फंक्शन इंक्लूडिंग डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सारा फंक्शन एक सेल में ही होता है, ठीक है। मल्टी सेलुलर में अलग अलग सेल्स अलग अलग। सो मेनी सेल्स ग्रुप टुगेदर इन अ सिंगल बॉडी एंड एज्यूम डिफरेंट फंक्शंस इन इट टू फॉर्म वेरियस बॉडी पार्ट्स, ठीक है।
सो आपका देखो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे अमोइबा हो गया, पैरामोशियम हो गया, दीज आर मेड अप ऑफ जस्ट वन सेल, ठीक है। दीज आर पैरामोशियम, शाल्मिडोमोनास, बैक्टीरिया, अमोइबा, ये सारे आपके भाई साहब हो गए सिंगल सेल। फंगाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। कुछ कुछ फंगाई जो होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं, बाकी प्लांट्स एंड एनिमल्स तो सब मल्टी सेलुलर हैं, हम आप सब मल्टी सेलुलर हैं, ठीक है। ऑल आर बेसिकली मल्टी सेलुलर, सो वी आर ऑल मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल। सेल थियरी क्या बोलती है भाई साहब? डिफरेंट साइंटिस्ट प्रपोज डिफरेंट थियरीज रिगार्डिंग द स्टडी ऑफ सेल्स। अलग अलग लोगों की अलग अलग परिकल्पनाएं थी, ठीक है, सेल को लेकर, ठीक है। दे हैड डिफरेंट थियरीज रिगार्डिंग द सेल, ठीक है। It states that all plants and animals are composed of cell and cell is the basic unit of life. सेल आपका भाई साहब बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होता है, एकदम छोटे से छोटा जो यूनिट होता है वो होता है आपका सेल किसी भी लाइफ का, ठीक है। तो देखो ये प्लांट टिश्यू है, ठीक है, ये सारे बहुत सारे सेल्स से बना हुआ है। एनिमल टिश्यूज है, स्टमक में आपके एक ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, आपके स्किन में एक ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, आपके मसल्स में एक ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, ठीक है। सो ब्लड में आपके ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, बोन में आपके ग्रुप ऑफ सेल्स हैं। तो ये अलग अलग सेल्स अलग अलग तरीके के फंक्शंस परफॉर्म करते हैं डिफरेंट साइड्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। दे आर कंसर्न विद डिफरेंट फंक्शंस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। इन 1885 Virchow modified this theory by suggesting that all cells arise from pre-existing cells. तो अकॉर्डिंग टू हिम सारे जितने भी सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से अराइज होते हैं, पहले के सेल्स रहेंगे उन सेल से भाई साहब ये बड़े बड़े सेल्स आते हैं, ठीक है। सो सेल्स पहले से ही एग्जिस्ट करते हैं एंड ऑल सेल्स आर अराइजिंग फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ठीक है। तो देखो एक सेल रहेगा, इससे भाई साहब एक सेल से दो सेल बनेंगे, दो से चार बनेंगे, ऐसा भाई साहब मल्टीप्लाई होता जाएगा। सो दिस इज हाउ द एंटायर मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स विल टेक प्लेस, ठीक है। विद द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जो माइक्रोस्कोप रॉबर्ट हुक ने यूज़ किया था वो एक बहुत ही सिंपल सा माइक्रोस्कोप था। बाद में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया और इसकी मैग्नीफाइंग पावर बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वॉज डिस्कवर्ड इन 1940। इट वॉज ईजी टू अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल। तो अभी हम पूरा एक सेल को देख पाते हैं और अभी हम पूरा उस सेल में क्या क्या ऑर्गेनल्स हैं, क्या क्या आपके पार्ट्स हैं, वो हम पूरी अच्छी तरीके से देख पाते हैं, ठीक है। सो नाउ वी कैन क्लियरली सी। सो दिस इज बेसिकली हाउ एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वुड लुक लाइक, ठीक है। बहुत सोफिस्टिकेटेड है और बहुत महंगा भी है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हम सेल्स की स्टडी करते हैं, वी बेसिकली परफॉर्म द स्टडी ऑफ सेल्स। तो ये कंप्यूटराइज्ड पिक्चर्स आ जाते हैं, हमको पूरा पिक्चर इसमें दिखता है, ठीक है, हाउ अ सेल वुड लुक लाइक। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो हम सेल्स को अंदर रखते हैं और उसकी स्टडी करते हैं ऐसे, ठीक है। कल आ जाते, उसको बंद कीजिए ना दरवाजे को ठीक से, हाँ वो पर्दा ओके। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट सेल्स, ठीक है। सो शेप ऑफ सेल्स, डिफरेंट सेल्स हैव डिफरेंट शेप्स। अलग अलग सेल्स के भाई साहब अलग अलग शेप्स होते हैं, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन देयर फंक्शंस। हर एक सेल की अलग अलग शेप होती है डिपेंडिंग ऑन देयर फंक्शंस। बहुत इंटरेस्टिंग है घड़ी। लाइक अगर आप देखोगे कॉलमनर सेल्स, तो शेप लाइक कॉलम्स। एपिथेलियल सेल्स हमारे स्किन के सेल्स होते हैं, ये देखो, ठीक है। हमारे स्किन में जो भी सेल्स होते हैं दे आर नोन एज एपिथेलियल सेल्स एंड दे आर जनरली ऐसे कॉलमनर होते हैं, तो कैसे कॉलम्स होते हैं इनके, ठीक है। हमारे स्किन के सेल्स है ये एपिथेलियल सेल्स, ठीक है। सर्कुलर बाइकॉनकेव, एग्जाम्पल आरबीसी। हमारे बॉडी में जो ब्लड सेल है उसके अंदर आरबीसी होता है और ये आरबीसी बेसिकली क्या कैरी करता है? ऑक्सीजन, ठीक है। तो एग्जाम्पल आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स हो गए आपके, ये आपके बाइकॉनकेव है, देखो ऐसा है, ठीक है। इट इज लाइक दिस, इस तरीके का शेप है ये बाइकॉनकेव, ठीक है। इसका एरिया थोड़ा ज़्यादा होता है और याद रखिएगा ये हमारे बॉडी में एक ऐसा सेल है जिसका कोई न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है। बाकी सारे सेल्स में न्यूक्लियस होता है, आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है। एनी रीजंस व्हाई? देखो समझ लो कोई गाड़ी है, ठीक है, ये भाई साहब एक गाड़ी है और इसमें आपके 4 व्हीलर है कोई, ठीक है, इसमें आपके सीट्स हैं बैठने के लिए। अभी समझ लो मुझे इस गाड़ी को गुड्स के लिए यूज़ करना है, पैसेंजर्स के लिए नहीं,
ठीक है। आई वॉन्ट टू यूज दिस व्हीकल फॉर गुड्स एंड नॉट फॉर पैसेंजर्स, सो व्हाट डू आई डू, मैं ये सीट्स को रिमूव कर दूंगा, इन सीट्स को रिमूव करके उसके लिए कंपार्टमेंट बना दूंगा कि भाई साहब जो भी लोडिंग होगा, जो भी माल हम लेकर जाएंगे उसमें, तो ये सारे हम सीट्स रिमूव कर देंगे। तो हमने क्या कर दिया, बेसिकली गाड़ी का स्पेस बढ़ा दिया, और गाड़ी का जो सीट था जिसमें बैठने की जगह थी, क्योंकि हम गाड़ी को पैसेंजर्स के लिए नहीं यूज़ करने वाले हैं, तो हमने सीट्स को रिमूव कर दिया। कुछ ऐसा ही होता है आपके इसमें, ठीक है। हेमोग्लोबिन है आरबीसी में, और हेमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है। अगर यहाँ पे न्यूक्लियस होता है तो न्यूक्लियस क्या करेगा, बहुत सारा एरिया कवर कर लेगा, ठीक है। लेकिन हमको आरबीसी को प्राइमरली यूज़ करना है ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, इसीलिए भाई साहब आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं रहेगा, उसके जगह पे होगा ऑक्सीजन, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में माल कैरी कर सके। समझ में आ रहा है ये? अगर मैं बोलूँ कि किसी पैसेंजर व्हीकल में सीट्स को रिमूव किया गया है, ठीक से बैठिए, पैसेंजर व्हीकल में किसी सीट्स को रिमूव किया गया है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ रिमूविंग दोज सीट्स, द पर्पस ऑफ रिमूविंग दोज सीट्स इज टू get more of goods inside it. So the purpose of not having a nucleus in RBC is to get oxygen, maximum amount of oxygen adjusted there. हमारे बॉडी की एनर्जी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमारे एक्सटर्नल और इंटरनल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप पूरे दिन भी बैठे रहेंगे या सोए रहेंगे, आपकी बॉडी की कोई एक्सटर्नल एक्टिविटीज़ नहीं होती रहेगी, फिर भी इंटरनल एक्टिविटीज़ कंटिन्यूसली चल रहा है, रेस्पिरेशन हो रहा है, एक्सक्रीशन हो रहा है, ठीक है, हार्ट बीट हो रहा है, ये सारी चीज़ें आप एकदम बिस्तर पे लेटे रहेंगे तो भी होगा, ठीक है। और इसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, और एनर्जी की रिक्वायरमेंट कौन फुलफिल करता है, फूड एंड ऑक्सीजन। फूड हम खाते हैं, उस फूड का बर्न आउट होता है ऑक्सीजन से, तो हमको बहुत भारी मात्रा में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो इसीलिए ऑक्सीजन हमारे हर एक सेल और टिश्यू तक पहुंचाने वाला कौन है, आरबीसी, जो ब्लड में होता है, ठीक है। इसीलिए ब्लड का एरिया जो आरबीसी होता है उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है। सो आरबीसी इज वन ऑफ द सेल्स इन आवर बॉडी विच डजंट हैव अ न्यूक्लियस। फिलहाल हम बात कर रहे हैं शेप की, तो इसकी सर्कुलर बाइकॉन्केव शेप होती है, ठीक है, ओके। देन वी हैव बेसिकली स्पिंडल शेप, शेप्स लाइक अ स्पिंडल। स्पिंडल इज अ डिवाइस टू स्पिन फाइबर्स इनटू थ्रेड्स। अगर आपने पतंग उतंग कभी उड़ाया रहेगा तो स्पिंडल मतलब लटाई मालूम होती है, ठीक है, इस तरीके का होता है, देखो ऐसा, ठीक है। तो इसमें भाई साहब हम लपेटते हैं, ठीक है, किसी भी धागे को या किसी को भी, तो ये एक स्पिंडल होता है, इट इज़ अ स्पिंडल शेप, ठीक है। तो स्पिंडल शेप सेल्स होते हैं ऐसे, ठीक है। दिस इज हाउ अ स्पिंडल वुड लुक लाइक, जिसमें हम धागे को लपेट सकते हैं। तो ऐसे भी बहुत सारे हमारे सेल के शेप्स होते हैं। स्मूथ मसल सेल्स, हमारे बॉडी में जो मसल सेल्स हैं, ठीक है, दे आर लाइक दिस। ये हमारे जो मसल सेल्स होते हैं, दे आर स्पिंडल शेप लाइक दिस, ठीक है। जहाँ पे भी हमारे बॉडी में अच्छा खासा मसल रहेगा, वहाँ पे इस तरीके का स्पिंडल शेप का सेल्स आ जाएगा, ठीक है। दीज आर स्मूथ सेल्स, स्मूथ मसल सेल्स, ओके। ओवल शेप्ड ओव्यूम और एग सेल, ठीक है। रिप्रोडक्शन में फीमेल्स में ये एग प्रोड्यूस होता है, जिसको हम ओव्यूम बोलते हैं, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड द ओव्यूम और द एग सेल। इसी से बच्चा पैदा होता है, ठीक है। द फर्टिलाइजेशन ऑफ अ स्पर्म विथ एन एग बेसिकली प्रोड्यूसेस अ किड, ठीक है। सो इसको ओव्यूम और एग सेल बोलेंगे, दैट इज ओवल शेप्ड, ठीक है। इरेगुलर, जैसे अमोइबा, कोई भी आना टेढ़ा शेप है भाई साहब, अमोइबा का कोई फिक्स शेप नहीं है, वो कैसा भी शेप हो सकता है भाई साहब, ठीक है। वो अपना शेप खुद ही चेंज कर सकता है, एज पर इट्स लोकोमोशन एंड एज पर द फूड इनटेक इट कीप्स ऑन चेंजिंग इट्स शेप। और इस शेप को हम क्या बोलेंगे, ये जो आगे बढ़ने का उसका ऐसे 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 आगे बढ़ रहा है, तो इसको हम स्यूडोपोडिक मूवमेंट बोलते हैं, वी कॉल इट एज स्यूडोपोडिक मूवमेंट। मैंने उस दिन तुम्हारा जो तुमने भेजा था सवाल, उस दिन मैंने यहाँ पे बोर्ड पे किया था सवाल तुम्हारे जाने के बाद 7 साढ़े 7 बजे, लेकिन उसके बाद लाइट चली गई थी आधे 1 घंटे तक, तो पूरा उड़ गया वो, मतलब भेज नहीं पाया इसलिए मैं, वरना भेज देता था। 7:30 8 बजे तक करीब लाइट गई थी, सो आई वॉज नॉट एबल टू सेंड इट टू यू, ओके। सो दिस इज बेसिकली इरेगुलर अमोइबा, ठीक है। तो अगर आप अमोइबा का सेल देखेंगे, ये ऐसा ही कुछ रहेगा, ये ऐसा डायग्राम नहीं रहेगा, ठीक है। इट इज़ जस्ट लाइक यू नो इट हैज़ गॉट एनी रैंडम शेप, कोई भी शेप होगा इसका, ठीक है। सर्कुलर फैट सेल्स, हमारे बॉडी में एक टिश्यू होती है जिसको हम एडिपोज बोलते हैं, और एडिपोज टिश्यू में भाई साहब फैट सेल्स होते हैं, ठीक है। इसका असर अभी आपको देखने को नहीं मिलेगा, आप जब मेरी उम्र में आ जाएंगे तब मोटे वोटे हो जाएंगे, अगर आपने अपने आप को मेंटेन नहीं किया तो, ठीक है। तूंद ऊंद बाहर आ जाती है, क्योंकि ये फैट सेल्स हमारे बॉडी में क्या होने लगते हैं, दे बेसिकली कीप ऑन डिपॉजिटिंग हमारे बॉडी में फैट। अभी आपका मेटाबॉलिज्म बहुत हाई है, आपकी स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी बहुत हाई है। अभी अगर आप मेरे को दौड़ के जाने बोलेंगे, मतलब नीलकंठ तक, तो मैं भाई साहब नहीं कर पाऊंगा, आप फटाफट चले जाएंगे, है ना, बिकॉज यू हैव दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी इन यू, योर मसल सेल्स आर फार मोर एक्टिव देन माइन। तो
फैट सेल्स होते हैं। जैसे जैसे भाई साहब हमारे बॉडी में लेथार्जी होने लगती है तो फैट सेल्स डिपॉजिट होने लगते हैं। फैट सेल्स की रिक्वायरमेंट है, क्यों है? क्या फैट बॉडी में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। ओके, अगर नहीं होगा तो आप कोलैप्स कर जाएंगे, नहीं होगा तो कोलैप्स कर जाएंगे हम, क्योंकि हमारे बॉडी में जो हीट प्रोड्यूस होती है वो प्रोड्यूस नहीं होगी, ठीक है, हम कोलैप्स कर जाएंगे। सो फैट सेल्स कीप आवर बॉडी हीटेड अप, ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, लेकिन हद से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ब्रांच सेल्स होते हैं। आपको मालूम है व्हाट इज कैंसर? एक बीमारी है। क्या होता है कैंसर? हाँ, इधर फूल जाता है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, आप लोग जो बोल रहे हैं वो फॉर्म्स ऑफ कैंसर है। मैं आपको बोल रहा हूँ कैंसर क्या होता है। कैंसर कोई बैक्टीरिया या वायरस नहीं होता है। हमारे बॉडी में जब कोई सेल अचानक से बढ़ने लगता है, अनवांटेड ग्रोथ ऑफ सेल्स, हमारे बॉडी में जितने भी सेल्स हैं सबके सब प्रोपोर्शन में हैं, सबका एक भाई साहब मात्रा है, ठीक है। जैसे समझ लो भाई साहब यहाँ पे शायद 40 या 50 बच्चे एडजस्ट हो जाएंगे। अभी मैंने 150 बच्चों को अगर ठूंस दिया तो क्या होगा? फिर पूरा केओस हो जाएगा, ना मैं पढ़ा पाऊंगा, ना वो पढ़ पाएंगे, ना कुछ और ही हो जाएगा, है ना। सो दैट इज हाउ इट इज। हमारे बॉडी में सारे सेल्स जो है वो प्रोपोर्शन में है। ऑल ऑफ अ सडन अगर कोई एक सेल अपना प्रोपोर्शन बढ़ाने लगे किसी भी रीजन से तो कैंसर का उत्पत्ति होता है। दैट्स हाउ बेसिकली इज कैंसर। अभी कैंसर के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। आप जो बोल रहे हैं थ्रोट कैंसर होता है, वो स्टमक कैंसर, बहुत सारी जगहों पे कैंसर हो सकता है। जहाँ पे भी अनवांटेड एंड अननेचुरल ग्रोथ ऑफ सेल्स हो रहा है वहाँ पे ही कैंसर होगा, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड सेल्स। ब्रांच सेल्स क्या होते हैं भाई साहब? ब्रांच जैसे आपका नर्व सेल होता है, ठीक है। नर्व सेल बेसिकली ब्रांच्ड होता है, ऐसे बहुत लंबे तक जाता है। ये क्यों लंबे तक जाता है? क्योंकि समझ लो ये हमारे हाथ में अगर मैंने कोई गर्म चीज़ पे हाथ रख दी, बिना देखे मेरा हाथ हट जाएगा। क्यों? क्योंकि फटाक से ये सिग्नल्स जाएंगे मेरे स्पाइनल कॉर्ड तक या ब्रेन तक कि इट्स डेंजरस, सो इट हैज़ टू बी रिमूव। फटाक से सिग्नल आएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा और मेरा हाथ हट जाएगा। अब मैंने देखा भी नहीं है इसको। आप अगर नंगे पांव चल रहे होंगे और आपके पैरों के नीचे कोई कांटा आ जाए तो फट से पैर हट जाएगा, आपने देखा भी नहीं है उसको, ठीक है, क्योंकि वो कांटा आपके स्किन के लिए डेंजरस है। इट कैन कॉज इंजरीज टू योर स्किन एंड द स्किन रियलाइजेज इट, और ये नर्व सेल से मैसेज फटाक से जाता है ब्रेन तक या स्पाइनल कॉर्ड तक। ये एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है, ठीक है। फटाक से भाई साहब आपके मैसेज आता है इस थाई के मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट होने का, थाई के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, फट से पैर हट जाएगा, ठीक है। सो दीज आर बेसिकली नर्व सेल्स। कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे रेड ब्लड सेल्स इकलौते ऐसे सेल्स हैं जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता है। वैसे ही आपके जो नर्व सेल्स होते हैं वो ऐसे सेल्स हैं जो आपके एक इंसान के जन्म से लेकर मृत्यु तक सेम ही रहते हैं, वो फिर से नहीं होते। जैसे आरबीसी जो होता है आपका, उसका लाइफ स्पैन 180 डेज है, मतलब हर 180 दिन में आपके आरबीसी चेंज होते रहते हैं, मर जाएंगे नया आरबीसी आएगा, ठीक है। दे विल कीप ऑन डाइंग एंड न्यू सेल्स विल बी रिप्लेसिंग देम। तो हर सेल जो आपके बॉडी में है वो मरेगा और उसकी जगह पे नया सेल आएगा। नर्व सेल इकलौता सेल है जो हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक वो वही रहेगा। देयर विल बी नो चेंजेस टू इट, ठीक है। तो ये सारे इधर उधर के क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसलिए बता रहा हूँ। तो नर्व सेल की देखो ऐसी ब्रांचिंग होती है, ठीक है, और ये ऐसा ब्रांच होता हुआ जाता है। दिस इज बेसिकली गोइंग टू ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी। स्पाइरल शेप, जैसे स्प्रिंग शेप। क्या क्या तकलीफ, क्या हो रहा है वो? तुम इधर बैठो, इधर बैठो, इधर बैठो। और तिवारी जी क्या हो रहा है वो? हाँ, तब से देख रहा हूँ मैं। तुम लोग को अगर नहीं पढ़ना है तो घर बैठो ना यार, एग्जाम है। मैं तो तुम्हारा यहाँ रिवीजन ले रहा हूँ, तुम अकेले ही बैठो। सिट अलोन। सो स्पाइरल दैट इज स्प्रिंग शेप होता है जो, ठीक है, इस तरीके का स्पाइरल शेप्स होते हैं। दे हैव बेसिकली गॉट अ स्प्रिंग शेप। स्पाइरलियम बैक्टीरिया, ठीक है, इस तरीके का बैक्टीरिया जो होते हैं, दीज आर स्पाइरल शेप सेल्स, ठीक है। सो अलग अलग शेप्स के सेल्स होते हैं। रेक्टेंगुलर सेल्स होते हैं, सेल्स ऑफ स्पाइरोगायरा, ठीक है। स्पाइरोगायरा के वैसे वैसे रेक्टेंगुलर सेल्स होते हैं। दीज आर, देखिए एक रेक्टेंगल की तरह बहुत लंबा सा एक सेल जाएगा, ठीक है। रॉड शेप सेल्स, बैसिलस बैक्टीरिया, तो इस तरह के रॉड शेप सेल्स होते हैं। दीज आर बेसिकली रॉड शेप सेल्स। सो अलग अलग सेल्स के अलग अलग टाइप के शेप्स होते हैं, ठीक है। दे हैव गॉट अलग अलग types of shapes as well as sizes. The shape and size of the cells are related to the specific function they perform. जो भी उनका फंक्शन रहेगा उससे कोरिलेटेड होता है, शेप और साइज दोनों भी, ठीक है।
सेल का स्ट्रक्चर, अ सेल इज मेड अप ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स, अलग अलग चीज़ें होती हैं हर एक सेल में। तो कहीं पे कुछ चीज़ होता है, कहीं पे नहीं होता। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि रेड ब्लड सेल में जो हमारे बॉडी में होता है, ठीक है, उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है, इट इज़ नॉट गॉट एनी न्यूक्लियस, ठीक है, लुक लाइक, ठीक है। तो देख लेते हैं फटाफट से भाई साहब सेल का स्ट्रक्चर क्या होगा। सो दिस इज हाउ अ सेल स्ट्रक्चर वुड लगे, नॉर्मल सेल, ठीक है। कुछ चीज़ें कहीं पे प्रेजेंट हो सकती हैं, कुछ चीज़ें कहीं पे एब्सेंट हो सकती है। जैसे मैंने आपको बताया आरबीसी में आपका न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, ठीक है, हमारे ह्यूमन ब्लड के आरबीसी में आपका न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, ठीक है। तो सेल वॉल फाउंड ओनली इन प्लांट्स, जैसे देखो सारे एनिमल सेल्स में सेल वॉल नहीं होता है, ठीक है। सेल वॉल इज समथिंग विच इज फाउंड ओनली इन प्लांट सेल्स। ये सारों पे क्वेश्चंस बनते हैं इन सारी चीज़ों पे, कहाँ पे क्या होता है, कहाँ पे नहीं होता है। तो प्लांट्स में अगर आप देखोगे सेल वॉल नहीं होता है, ठीक है। देखो सेल वॉल क्या करता है, सेल का प्रोटेक्शन करता है। अभी आप अगर प्लांट्स को देखोगे, वो गर्मी में, बरसात में, उनको मतलब वो वैसे का वैसे ही पड़े रहेंगे ना। हम वैसा बारिश हो रही है चलो अंदर आ गए, या बहुत ज़्यादा धूप है तो एसी चला लिया, इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं, राइट। वी कैन डू मॉडिफिकेशंस, वी कैन fight with the nature or we can prevent the impacts of nature on ourselves, but plants cannot, ठीक है। तो इसीलिए प्लांट्स के एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए सेल वॉल होता है। ये सेल वॉल बना होता है भाई साहब ज़्यादा करके शाइटिन से, ठीक है। सेल वॉल बना होता है शाइटिन से। ये गाय भैंसों को कभी आपने, या शाइटिन बोलेंगे या सेल्यूलोज बोल सकते हैं हम इसको, सेल्यूलोज, ठीक है। गाय भैंसों को कभी आपने घास चबाते हुए देखा है तो उनके मुंह से देखो एक सफ़ेद सा झाग निकलता है, ठीक है। वो क्या है बेसिकली, ये आपका सेल्यूलोज है। दिस इज बेसिकली सेल्यूलोज। ये उनके पेट में जाता है और पिसता है, फिर बाहर आता है। तो मतलब वो खाते कम है, चबाते ज़्यादा हैं, अपनी उल्टी को फिर से चबाते हैं वो, ठीक है। ठीक है, तो आप अगर देखोगे सेल वॉल, ये सेल्यूलोज है। तो गाय भैंस जो चबाते हैं ना, उनके मुंह से जो झाग निकलता है दैट इज बेसिकली सेल्यूलोज, ठीक है। तो एक्चुअली वो अपनी उल्टी चबा रहे हैं, जाता है पेट में पिसता है। क्यों चबा रहे हैं भाई साहब? क्योंकि इसको डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। इसको डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। हमारे शरीर में एक बोन होता है, ठीक है, बोन के नीचे, ठीक है, इसको हम बेसिकली वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स बोलते हैं। दिस इज नोन एज वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, ठीक है। ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड के नीचे होता है। कभी कभी इसमें ट्यूमर हो जाता है तो उसको ऑपरेशन करना पड़ता है, बहुत पेन होता है, ठीक है। तो उसको फिर ऑपरेट करके निकालना, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है अभी हमको। तो कुछ कुछ बॉडी में हमारे ऐसी चीज़ें हैं जो अभी ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो इंडिकेशन है कि कभी ना कभी यूज़ होता रहेगा। तो हमारे टेल बोन के इधर, ठीक है, एक वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स छोटा सा चीज़ होता है। तो साइंटिस्ट लोग ये समझने की कोशिश करते हैं भाई साहब जिस चीज़ का यूज़ ही नहीं है, नेचर ने हमको वो चीज़ दिया क्यों है, ठीक है। तो ऐसा माना जाता है कि हमारी प्रजाति, इंसान की प्रजाति जब इंसान में कन्वर्ट हो रही थी तो पहले तो हमने मतलब रॉ फूड ही खाया है ना, जैसे एनिमल्स खाते हैं रॉ फूड, कच्ची चीज़ें ही खाते थे हम। तो ये रॉ फूड में ये इस टाइप का सेल्यूलोज होता है। जब हम फूड को कुक कर लेते हैं तो सेल्यूलोज मर जाता है, उसमें आधा से ज़्यादा सेल्यूलोज मर जाता है। तो आपके बॉडी को बहुत ज़्यादा सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं करना पड़ता है, ठीक है। बट जब हम रॉ फूड खाएंगे, घास पत्ते अगर हम खाएंगे गाय भैंस की तरह, ठीक है, तो हमारे बॉडी में इस सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स हुआ करता था, ठीक है। आज की तारीख में ये बहुत ही टिन्नू सा रहता है हमारे बॉडी में, लेकिन कभी कभी इसलिए टॉक्सिक बन जाता है तो ऑपरेट करना पड़ता है। समटाइम्स इट बिकम्स टॉक्सिक। मुझे याद है मेरे बोर्ड के एग्जामिनेशन के टाइम पे एक लड़के को बहुत ज़ोर से पेन हुआ था, वो कोलैप्स ही कर गया। तो उसको हॉस्पिटल ले गया गया और ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ उसका उस टाइम पे। आज की तारीख में तो मतलब हम बिना ऑपरेट किए भी इससे छुटकारा पा सकते हैं, लेकिन उस टाइम पे प्रॉपरली ऑपरेट करना पड़ा था। इट हैज़ टू बी गॉट रिडन ऑफ, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें हैं, क्लियर है, समझ में आ रहा है ये? ओके ओके ओके। सो आपका सेल वॉल विच इज फाउंड ओनली इन प्लांट्स, इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये आपका प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में होता है। ये आपका एंट्री पॉइंट है। जैसे आपके बिल्डिंग का एक एंट्री पॉइंट होता है जहाँ पे वॉचमैन बैठा रहता है, वो भाई साहब जो लोग बिल्डिंग के हैं या बिल्डिंग में जितने का मतलब है उनको ही जाने देंगे, बाहर के लोगों को नहीं जाने देगा, ये उसका ड्यूटी है। वैसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है, इट विल अलाउ ओनली दोज थिंग्स टू। तब से कमेंट मार रहा है तू, मुझे यहाँ तक सुनाई दे रहा है। नहीं इंटरेस्ट है, घर जाओ, मेरा टाइम मत वेस्ट करो। क्या कमेंट मार रहा था अभी? व्हाट वाज ही सेइंग? क्यों बताने का क्यों है? तो पढ़ाई लेना तू ही,
Plasma membrane. So what is basically a plasma membrane? It is a covering which allows the only permeable materials to go. मतलब जिन चीज़ों को सेल की ज़रूरत है सिर्फ उनकी एंट्री सेल के अंदर होती है, और जिन चीज़ों का सेल की ज़रूरत नहीं है वो चीज़ें बाहर जाती हैं, ठीक है. सो दिस एंटायर थिंग इज रेगुलेटेड बाय अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है. साइटोप्लाज्म, ऑब्वियसली सेल के अंदर जो सेमी लिक्विड सब्सटेंस होता है उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म. सेल ऑर्गेनेल्स, इनके अंदर होते हैं भाई साहब सेल ऑर्गेनेल्स. माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्गी बॉडीज होता है, ठीक है, न्यूक्लियस होता है, तो ये सारे सेल ऑर्गेनेल्स है. सो लेट अस सी देम वन बाय वन. पहला आता है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ऑल्सो नोन एज द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है. ये आपका इस तरीके का प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, दिस इज ऑल्सो नोन एज द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है. इट इज द थिन आउटर कवरिंग ऑफ अ सेल. तो आउटर कवरिंग ऑफ अ सेल होता है ये. इट सेपरेट्स द कंटेंट्स ऑफ द सेल फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. सो ऑब्वियसली एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से ये सेपरेट करता है. घर सा है, जैसे आपका घर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेपरेटेड है, वैसे ही सेल के जो कंटेंट्स हैं वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेपरेटेड है. दैट्स हाउ इट विल एग्जिस्ट, हैव इट्स ओन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, ठीक है. The plasma membrane is flexible and is made up of organic molecules called lipids and proteins. तो ये flexible है, मतलब ये चीज़ों को अलाउ भी करेगा और कुछ चीज़ों को अलाउ नहीं भी करेगा, ठीक है. तो it is flexible, ठीक है. It is made up of organic molecules. Organic molecules मतलब जिसमें कार्बन हो, like lipids and proteins. So plasma membrane is the entry point of the cell. It will allow only things which are required by the cell to go in and things which are not required by the cell to go out, ठीक है. पहला बात ये, it separates the cell from the external environment, and the third thing is it is made up of lipids and proteins. These are organic molecules, ठीक है. lipids और proteins से बनते हैं. so ये आपका देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, this is how it will look like, ठीक है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो एक्सटर्नल मेम्ब्रेन है, this is how it will look like. तो एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है ये, ठीक है. ये आपके लिपिड्स हैं और प्रोटीन्स हैं. these are proteins and these are lipids. the plasma membrane is made up of these proteins and lipids. clear है? Any questions are so far? Okay. The plasma membrane allows or permits the entry and exit of some materials in and out of the cell. ठीक है. जिन चीज़ों को सेल की ज़रूरत है उन्हीं चीज़ों को ये एंट्री देगा, बाकी चीज़ों को नहीं, अपने आप बंद हो जाएगा उन चीज़ों के लिए, ठीक है. It also prevents the movement of some other materials. अभी भाई साहब जो चीज़ें सेल के लिए हानिकारक है प्लाज्मा मेम्ब्रेन ज़्यादा करके उनको नहीं आने देगा, ठीक है. कभी कभी आ भी जाती हैं वायरस वगैरह, ठीक है. ओके. So therefore the plasma membrane is called selectively permeable membrane. Selectively permeable membrane मतलब जैसे समझो कि अगर कोई बिल्डिंग में वॉचमैन है, वो क्या करेगा, जो उस बिल्डिंग में लोग रहते हैं उनको ही आने देगा, या समझ लो अमेजन या यू नो जोमेटो से कोई आया है उसको ही जाने देगा. फिर भी वैसा वेरीफाई करके किस फ्लैट में जा रहे हो, नाम लिखो, ये है वो है, ठीक है. ऐसे अरे गहरे नत्थु गहरे को अंदर नहीं जाने देगा, राइट. सो दैट इज द जॉब ऑफ सिलेक्टिव. सिलेक्टिवली मतलब जिन चीज़ों को सेल की ज़रूरत है. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिव, ठीक है. इट विल ओनली चूज दोज एलिमेंट्स और दोज थिंग्स टू गो इन विच इज रिक्वायर्ड बाय द सेल. सिलेक्टिवली परमिएबल मतलब परमिशन देता है अंदर जाने के लिए मेम्ब्रेन. क्या ये समझ में आ रहा है? इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहीं कहीं पे SPM भी लिखते हैं, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है. सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन. ये सिर्फ उन्हीं चीज़ों को जाने देगा जिनको सेल की ज़रूरत है, ठीक है. How does the movement of substance take place in and out the cell? For example, when concentration of CO2 inside the cell increases, the CO2 moves outside the cell by diffusion. समझ लो ये कोई सेल है, तो सेल में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही है. जैसे समझो आपका यहाँ पे सेल के अंदर क्या है, ग्लूकोज है, C6H12O6, ठीक है. अभी इस ग्लूकोज से एनर्जी प्रोड्यूस होगी, ठीक है. कैसे? जो ऑक्सीजन आपने लिया हुआ है 6O2, ये क्या प्रोड्यूस करेगा भाई साहब, 6CO2 प्लस 6H2O. ये रेस्पिरेशन का प्रोसेस है, हर सेल में ये होगा. ये ऑक्सीजन कहाँ सेल तक कैसे पहुँच रहा है, यहाँ पे देखो ऐसे कैपिलरीज रहेंगी, ये कैपिलरीज हैं. हमारी ब्लड जो है तो ऐसे फ्लो हो रहा है. तो यहाँ पे ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन हाई है, तो ये ऑक्सीजन इधर से इधर जाएगा बाय डिफ्यूजन, ठीक है. तो ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन इधर हाई है, तो ये इधर से इधर जाएगा. अभी अंदर जाने के बाद ऑक्सीजन क्या हो रहा है, यूटिलाइज हो रहा है. अंदर ग्लूकोज है ऑलरेडी, ठीक है. इस सेल के अंदर भाई साहब क्या है, ग्लूकोज है. ये इस ऑक्सीजन को यूज करेगा एंड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगा और वाटर फॉर्म होगा. ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे फॉर्म हो गया. अभी कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन इधर ज़्यादा, तो ये क्या करेगा, ब्लड में चला जाएगा. आप बोलेंगे तो फिर ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता जाएगा. यस. अभी ये शरीर से हमारे एक पूरा ऐसे ब्लड जा रहा है देखो, ठीक है. और यही ब्लड फिर से हार्ट में जाएगा, ठीक है. हार्ट से फिर लंग्स में जाएगा और लंग्स से यही कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगा,
ठीक है, ऑक्सीजन की एंट्री हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड इज गोइंग आउट, ठीक है, तो यही लंग्स में जाएगा और लंग्स से यही कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चला जाएगा। बट within the cell and the capillaries the exchange of gases takes place by diffusion, ठीक है, so within the cell and capillaries, within the cell and capillaries, within the cell and capillaries the exchange of gases, the exchange of gases takes place, the exchange of gases takes place by diffusion, ठीक है, within the cell and capillaries the exchange of gases takes place by diffusion, ठीक है, क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, तो आपका देखो ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन भाई साहब अंदर आया, कार्बन डाइऑक्साइड भाई साहब बाहर गया, ठीक है, ओके। सिमिलरली व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 इनसाइड द सेल डिक्रीजेस द O2 मूव्स फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड द सेल, तो ये O2 भाई साहब आउटसाइड से इनसाइड में आएगा और हर सेल को ऑक्सीजन की जरूरत है, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है भाई साहब, आर वी क्लियर ऑन दिस वन? तो इस तरह से क्या होता है, डिफ्यूजन होता है, दिस इज हाउ द डिफ्यूजन प्रोसेस टेक्स प्लेस। तो कुछ चीज़ें याद रखिए भाई साहब, सेल्स के बहुत सारे शेप्स होते हैं, स्पेरिकल, ओवल, ठीक है, रॉड शेप सेल्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है, आपके सेल के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, एपिथेलियल सेल्स, नर्व सेल्स, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स, ये सारे आपके टाइप्स हो गए। और क्या है भाई साहब, सेल में होता है सेल वॉल, सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल्स में होता है, एनिमल सेल्स में नहीं होता है, ठीक है, सेल वॉल इज जनरली मेड अप ऑफ सेल्यूलोज और शाइटिन, ठीक है, और प्लांट सेल में सेल वॉल होता है एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। एनिमल सेल्स में पहला जो चीज़ आता है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल प्लांट सेल्स में भी होता है। प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसका फंक्शन क्या है, SPM, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। It will allow the entry of only those substances which are required by the cell and it will allow the exit of only those substances which are not required by the cell, ठीक है। Plasma membrane also helps in the transport of water in and out of the cell, ठीक है। Let us see how exchange of water takes place in a cell through plasma membrane। तो आप समझ लो ये आपका water है, when the cell is placed, ये एक आइसोटोनिक सोल्यूशन है। What do you mean by isotonic solution, ठीक है, means medium surrounding the same has same water concentration, ठीक है। अगर भाई साहब आपका जो मीडियम सराउंडिंग द सेल है, कोई सेल है, उसके आजू बाजू जो वाटर कंटेंट आपने दिया है उसका कॉन्सेंट्रेशन सेम है, कॉन्सेंट्रेशन सेम है मतलब उसमें सॉल्ट का कंटेंट सेम है, ठीक है। सो मीन्स आइसोटोनिक सोल्यूशन मीन्स इफ द सराउंडिंग एनवायरमेंट हैज द सेम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर एज इट इज इनसाइड द सेल, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जैसे हम लोग ये सेल्स हमने प्लेस किए हुए, ठीक है, सो कोई सेल आपने डाला हुआ है, इसके अंदर जो वाटर का कॉन्सेंट्रेशन है और उसके बाहर जो वाटर का कॉन्सेंट्रेशन है वो सेम है, तो ना तो इसमें से वाटर बाहर जाएगा और ना ही वाटर इसमें से अंदर आएगा, ठीक है। सो आइसोटोनिक में इन दिस केस देयर इज नीदर एंट्री ऑफ वाटर इन द सेल नॉर एग्जिट ऑफ वाटर फ्रॉम द सेल, ठीक है। सो व्हेन यू प्लेस अ सेल इन एन आइसोटोनिक सोल्यूशन मीन्स द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर आउटसाइड द सेल एंड इनसाइड द सेल इज सेम, सो देयर विल बी नो मूवमेंट ऑफ वाटर ईदर फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड द सेल और फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड द सेल। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये, ठीक है, ओके। अभी हम आते हैं भाई साहब दूसरे टाइप के सोल्यूशंस में देखेंगे, ठीक है। सो देयर इज नो मूवमेंट ऑफ वाटर, ना ही इधर से कोई वाटर आएगा ना ही इधर से कोई वाटर जाएगा, ठीक है। नो एक्सचेंज ऑफ वाटर, नीदर वाटर विल कम इनसाइड द सेल नॉर वाटर विल गो आउटसाइड द सेल, ठीक है। आपने कभी किशमिश क्या बोलते हैं उसको, रेजिन, ठीक है, क्या बोलते हैं, ठीक है, तो उसको अगर आपने पानी में डुबो के रख दिया या बादाम को डुबो के रख दिया तो क्या होगा, स्वेल हो जाता है, फूल जाता है भाई साहब। क्यों फूल जाता है भाई साहब, वाई विल इट स्वेल, बिकॉज पानी के अंदर उस सेल को जब आप रख रहे हैं ना तो इसके अंदर जो वाटर का कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है, और इसके बाहर जो वाटर का कॉन्सेंट्रेशन है वो डिफरेंट है, और वाटर तब तक अंदर जाता रहेगा जब तक दोनों तरफ कॉन्सेंट्रेशन सेम ना हो जाए। तो आप 5-6 घंटे अगर भिगो के रख देंगे आप तो फूल के ढोल हो जाएगा, फटेगा नहीं लेकिन फूल के ढोल हो जाएगा। कब तक फूलेगा भाई साहब, वो जब तक अंदर का वाटर का कॉन्सेंट्रेशन और बाहर के वाटर का कॉन्सेंट्रेशन सेम ना हो जाए, ठीक है, क्लियर है, ओके। सो द सेल रिमेन्स फ्लैसिड, कोई चेंज नहीं है,
व्हेन यू प्लेस अ सेल इन एन आइसोटोनिक सोल्यूशन इट विल रिमेन फ्लैसिड, नो नॉट फर्म नॉर हार्ड, वैसे का वैसा, जैसा आपने डाला था वैसे का वैसा ही रह जाएगा, नीदर फर्म नॉर हार्ड, ठीक है, ओके। अगर आपने व्हेन सेल इज प्लेस इन हाइपोटोनिक सोल्यूशन, हाइपोटोनिक सोल्यूशन में अगर आपने प्लेस किया, मींस मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज हायर वाटर कॉन्सेंट्रेशन देन दैट ऑफ द सेल, तो आजू बाजू में आपका सेल के बाहर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर इज हायर, ठीक है। सो व्हाट विल हैपन, दैट इज आउटसाइड द सोल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट, ठीक है, वेरी डाइल्यूट, तो आपका भाई साहब डाइल्यूट सोल्यूशन में इन दिस केस वाटर मूव्स इनसाइड द सेल, तो मीडियम मीन्स अराउंड द सेल हैज हायर वाटर कॉन्सेंट्रेशन, तो आपका क्या हो जाएगा भाई साहब, यहाँ पे चालू हो जाएगा, लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन में मूवमेंट होगा। क्या हुआ, तो वाटर विल मूव फ्रॉम लोअर टू हायर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, वाटर विल मूव फ्रॉम लोअर टू हायर कॉन्सेंट्रेशन। जब हाइपोटोनिक सोल्यूशन में हम रखते हैं, व्हेन वी बेसिकली कीप इट इन हाइपोटोनिक सोल्यूशन, हाइपोटोनिक सोल्यूशन में वाटर का कॉन्सेंट्रेशन बाहर लोअर है और अंदर ज्यादा है, ठीक है, सो इट विल मूव बेसिकली वाटर कॉन्सेंट्रेशन देन दैट ऑफ द सेल, ठीक है, हायर कॉन्सेंट्रेशन है, इन दिस केस वाटर मूव्स इनसाइड द सेल, ठीक है, वाटर एंटर्स इनसाइड द सेल, तो अभी क्या हो जाएगा, वही जो किशमिश के साथ होता है या किसी बादाम के साथ होता है, फूल के ढोल हो जाता है, ठीक है, इट बिकम्स लार्ज इन शेप, स्वेल्स अप, सो दिस विल बेसिकली स्वेल्स, इसको हम बोलेंगे टर्जिड, दिस इज कॉल्ड द टर्जिडिटी, क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो आप जब किसी भी हर एक चीज को आप पानी में डुबो के रख देंगे तो वो वैसा फूल के ढोल नहीं हो जाएगा, ठीक है, तो ये कुछ कुछ चीजें होती है जिनको अगर हम पानी में रख देंगे तो वैसा फूल जाएंगे, सो दे बिकम टर्जिड, ठीक है। व्हाट हैपेंस इज वाटर फ्रॉम आउटसाइड द सेल मूव्स इनटू द सेल एंड मेक्स इट टर्जिड, ठीक है, तो दिस बिकम्स स्वोलन, ओके। व्हेन द सेल इज प्लेस्ड इन हाइपरटोनिक सोल्यूशन, मतलब अभी क्या होगा, इधर से वाटर बाहर जाएगा, ठीक है, hypertonic solution medium surrounding the cell has lower water concentration than that of the cell outside the solution is very concentrated, so in this case water moves outside the cell, water will move from outside to inside this, तो आपका भाई साहब shrinks, इसको हम बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस, तो मतलब जो चीज रहेगी वो सिकुड़ जाएगी भाई साहब, ठीक है, वो भाई साहब एकदम सिकुड़ जाएगी पूरी की पूरी, ठीक है, तो इट श्रिंक्स अप, और इसको हम क्या बोलेंगे, प्लाज्मोलिसिस, ठीक है, प्लाज्मोलिसिस, सो द सेल बिकम्स प्लाज्मोलाइज्ड। किशमिश बनता किससे है, ग्रेप से बनता है, इन ग्रेप्स को हम सुखाते हैं, ठीक है, इन ग्रेप्स को हम सुखाने के लिए डाल देते हैं, तब जाकर ये बनते हैं, तो ये इसका मतलब क्या हो गया, इनका वाटर किधर गया, ग्रेप्स तो भाई साहब टर्जिड रहते हैं, तो इनका वाटर ऐसे बाहर चला जाता है, दे बेसिकली गो आउट, क्योंकि एटमॉस्फेयर में जो वाटर है वो इसके वाटर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर है, सो वाटर विल अगेन मूव आउट, सो व्हाट विल हैपन, इट विल, वो सिकुड़ जाएंगे भाई साहब, और उल्टा प्रोसेस हो जाएगा जब आप इसको पानी में डाल देंगे, ठीक है, ओके। सो द सेल बिकम्स प्लाज्मोलाइज्ड, द सेल विल बिकम प्लाज्मोलाइज्ड, प्लाज्मोलाइज्ड मतलब श्रिंक हो जाएगा, ये सूखा टाइप का हो जाएगा, ठीक है। सो हाइपोटोनिक सोल्यूशन में क्या हो रहा है भाई साहब, वाटर अंदर जा रहा है, हाइपरटोनिक सोल्यूशन में क्या हो रहा है भाई साहब, वाटर बाहर जा रहा है, here water moves from outside to inside and the cell becomes turgid, here water moves from inside to outside, so this process is known as plasmolysis, या हम इस सेल को बोलेंगे प्लाज्मोलाइज्ड, ठीक है, क्लियर है। और अगर भाई साहब कॉन्सेंट्रेशन दोनों में बराबर रहा तो क्या हो जाएगा कुंज, तो बता, कॉन्सेंट्रेशन दोनों में बराबर, हाँ, आइसोटोनिक तो सोल्यूशन हुआ, लेकिन क्या होगा, व्हाट विल बी द इफेक्ट, तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, फ्लैसिड, इट इज नोन एज फ्लैसिड, ठीक है, ये भाई साहब हो जाएगा टर्जिड, दिस विल बी श्रिंकिंग, ठीक है, और वो कंडीशन होगी आपकी फ्लैसिड की, इसको हम प्लाज्मोलाइज्ड भी बोलेंगे, दिस विल बी प्लाज्मोलाइज्ड, ठीक है। सो सेल इज बेसिकली श्रिंकिंग, तो हाइपरटोनिक में जब आप डालते हैं तो सेल श्रिंक हो जाएगा, हाइपोटोनिक में जब डालते हैं तो सेल स्वेल अप हो जाएगा, ठीक है। सो हियर वाटर मूव्स फ्रॉम inside to outside, so we see that water always moves from a region of higher concentration to a region of lower concentration. Movement of water takes place through plasma membrane, this process is known as osmosis, ठीक है। So when water moves from a region of higher concentration to region of lower concentration through a semi permeable membrane, the process is known as osmosis, ठीक है। So how do we define osmosis, the passage of water, ठीक है, the passage of water from a region of high water concentration through a selectively permeable membrane to a region of low water concentration is known as osmosis, ठीक है। the passage of water from high water concentration
to a region of low water concentration through a selectively permeable membrane is known as osmosis. इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे भाई साहब? ऑस्मोसिस. क्लियर है? ठीक है. इट इज अ प्योर मैकेनिकल प्रोसेस. इसमें कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है. देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म. ऑस्मोसिस जो है एक प्योर मैकेनिकल प्रोसेस है. ठीक है. आपके बहुत सारे घरों में रिवर्स ऑस्मोसिस लगा रहेगा, देखो आरओ लगा रहता है. ठीक है. वो भी एक एकदम मैकेनिकल प्रोसेस है. ठीक है. सो इट इज अ प्योर मैकेनिकल प्रोसेस, डज नॉट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ एनर्जी एज वेल. ठीक है. सो फटाफट बताइए भाई साहब, हाइपोटोनिक सोल्यूशन में अगर आपने आइसोटोनिक सोल्यूशन में किसी सेल को रखा, कुंज क्या हो जाएगा बोलो? व्हाट विल हैपन? नहीं, आइसोटोनिक में क्या होगा? सो हम सेम कॉन्सेंट्रेशन है, बाहर का और अंदर का कॉन्सेंट्रेशन भाई साहब आपका सेम है. ठीक है. तो क्या हो जाएगा? व्हाट विल हैपन? हाँ, सेल विल रिमेन फ्लैसिड. ठीक है. द सेल इज गोइंग टू रिमेन एज फ्लैसिड. कोई चेंजेस नहीं होंगी. ये हो गया. Osmosis is not the only method for exchange of materials in and out of the cell without spending energy. There are many more processes. बहुत सारे और भी processes हैं, जैसे diffusion है. ठीक है. The first one is diffusion. ठीक है. The taking in of oxygen from the air into the body and giving out of carbon dioxide outside the body. ये process होता है भाई साहब आपके diffusion से. ठीक है. So this is a continuous process that happens. ठीक है. And then how is osmosis different from diffusion? तो osmosis की जो requirement है और diffusion की जो requirement वो अलग अलग है. ऑस्मोसिस के लिए चाहिए आपको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. ठीक है. एसपीएम चाहिए. और डिफ्यूजन के लिए ऐसा कोई मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं है. इट अकर्स इन एनी मीडियम. ऑस्मोसिस विल अकर ओनली इन व्हाट टाइप ऑफ मीडियम भाई साहब? आइसोटोनिक पे तो नहीं होगा, हाइपरटोनिक या हाइपोटोनिक पे होगा. ठीक है. तभी जाकर आपका ऑस्मोसिस हो सकता है. इट रिक्वायर्स लिक्विड मीडियम. ठीक है. द डिफ्यूजिंग मॉलिक्यूल्स कैन बी ईदर सॉलिड, लिक्विड और गैसेस. ठीक है. आपने सॉलिड्स, आपने गैसेस का डिफ्यूजन देखा होगा. अगर मैं यहाँ पे अगरबत्ती जलाऊं तो आप तक स्मेल जा रहा है. मैं आपके नाक के नीचे अगरबत्ती नहीं पकड़ रहा हूँ, लेकिन आप तक स्मेल कैसे जा रहा है? वो भाई साहब डिफ्यूज हो रहा है, गैस पूरे जगह पे फैल रहा है. दोज गैस मॉलिक्यूल्स ऑफ द इंसेंस स्टिक आर बेसिकली स्प्रेडिंग आउट थ्रू आउट द एंटायर एयर आउट हेयर. ठीक है. इसको हम बोलेंगे डिफ्यूजन. ठीक है. तो ये आपका गैसेस का डिफ्यूजन हो गया. लिक्विड्स में डिफ्यूजन, आपने भाई साहब कोई जैसे समझ लो अल्कोहल में पानी मिला दिया तो पूरा डिफ्यूज हो जाएगा कि नहीं? ठीक है. जैसे आप होली में क्या करते हो, रंग मिलाते हो, राइट, वो पूरा डिफ्यूज हो जाता है. ठीक है. तो दैट इज लिक्विड लिक्विड डिफ्यूजन. सॉलिड का डिफ्यूजन का एग्जांपल इसे देखो, यहाँ पे जो मैंने लिखा है, ये तो मैंने ज़्यादा दिन नहीं हुआ इसको लिख के, लेकिन समझ लो अगर मैं इस चीज़ को जो मैंने लिखा है यहाँ पे, ये समझ लो 1 महीने पहले लिखा रहेगा, अगर इसको मिटाने में थोड़ी तकलीफ होगी. इट विल टेक सम टाइम बिफोर आई कैन रब इट ऑफ, बिकॉज उतने दिनों में क्या हो गया, डिफ्यूजन हो गया है. अगर आप घर में देखोगे, कोई आपका बहुत पुराना कोई बक्सा अगर रहेगा, ठीक है, कोई अगर समझ लो लोहे का बक्सा है, ठीक है, ऐसा कोई लोहे का बक्सा है और उसके ऊपर आपने कोई और बक्सा रखा होगा, बहुत दिनों से रखा हुआ है, ठीक है, इसको जैसे ही आप हटाएंगे आपको यहाँ पे मार्किंग्स दिख जाएंगी. ठीक है. तो ये भी आपके डिफ्यूजन की वजह से होता है, क्योंकि बहुत दिनों से रखा हुआ है, इसीलिए इसका जो सॉलिड पार्टिकल्स है यहाँ पे थोड़ा सा डिफ्यूज हो गया है. इसीलिए बोर्ड को अगर हम आज लिख रहे हैं और आज ही साफ़ कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसी बोर्ड में अगर आप 8-10 दिन बाद या 1 महीने बाद साफ़ करने जाओगे तो दिक्कत होगी. ठीक है. चाहे वो ब्लैक बोर्ड हो चाहे वाइट बोर्ड हो, वाइट बोर्ड में ज़्यादा दिक्कत होती है. ठीक है. क्योंकि वो डिफ्यूज़ होने लगता है. ठीक है. ओके. सो ये सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस तीनों में भी हो सकता है. इट इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स. यहाँ पे सिर्फ लिक्विड मॉलिक्यूल्स का ही ऑस्मोसिस में होता है. सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, एसपीएम इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर डिफ्यूजन, एसपीएम इज रिक्वायर्ड फॉर ऑस्मोसिस. ठीक है. एसपीएम भाई साहब ऑस्मोसिस के लिए रिक्वायरमेंट है. क्लियर है? क्लियर है? एनी क्वेश्चंस पीपल? बिल्कुल होता है. ऑस्मोसिस में जो प्लांट सेल्स होते हैं उनमें जो पानी ऊपर तक जाता है वो ऑस्मोसिस से ही जाता है. देखो प्लांट सेल में कैसा होता है, देखो ये समझ लो ये प्लांट सेल है कोई, इसके रूट्स अंदर तक हैं. अभी इसमें से वाटर आया अंदर, क्यों आया वाटर अंदर? ऑस्मोसिस से.
अभी यहाँ से इस सेल में ऑस्मोसिस से पानी जाएगा, फिर अगले वाले सेल में ऑस्मोसिस से, ऐसा करते करते भाई साहब प्लांट के एकदम टॉप तक जो पानी जा रहा है वो प्योर ऑस्मोसिस से जा रहा है। कोई पाइप नहीं लगा हुआ है वहाँ पे, और ना ही कोई मोटर लगा हुआ है कि पानी को खींच रहा है, ठीक है। ये प्योर आपका ऑस्मोसिस से जा रहा है। दिस इज मूवमेंट ऑफ वाटर बाय ऑस्मोसिस एंड इट इज़ अ परफेक्टली मैकेनिकल प्रोसेस। इसमें कोई लिविंग एंटिटी की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, क्लियर है। ये वाटर का मूवमेंट ओनली ड्यू टू कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस से हो रहा है। दिस बिकॉज देयर इज अ कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस, द वाटर मॉलिक्यूल्स आर मूविंग इन एंड रादर मूविंग अप एज वेल, ठीक है, क्लियर है। The flexibility of a cell membrane also enables the cells to engulf in food and other material from its external environment. अमोइबा वगैरह तो वैसा वैसे ही फूड लेते हैं, ठीक है, ओके। द सेल ऑफ अमोइबा engulfs फूड फ्रॉम इट्स सराउंडिंग्स। तो अमोइबा का जो मूवमेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सूडोपोडिक मूवमेंट, फॉल्स मूवमेंट है वो, ठीक है, सूडोपोडिक, ठीक है। सो दैट इज बेसिकली इस तरह से वो फूड को इनगल्फ कर लेता है, टपा, ठीक है, ये ऐसे मूव जाएगा और ये, ठीक है, दिस इज हाउ इट बेसिकली इनगल्फ्स द फूड। दिस प्रोसेस इज नोन एज एंडोसाइटोसिस, ठीक है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? एंडोसाइटोसिस, बिकॉज इट हैपेंस इनसाइड द सेल। दिस प्रोसेस रिक्वायर्स एनर्जी। द सेल थ्रोज आउट वेस्ट एंड अदर सिक्रीशंस। तो सेल में कंटिन्यूस मेटाबॉलिज्म प्रोसेस चल रहा है, तो ऑब्वियसली वेस्ट तो सेल में जनरेट होना ही होना है। तो ये सेल के बाहर कैसे जाते हैं? हाउ डू दे गो आउट? तो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एक वेस्ट है, दैट विल गो आउट लाइक दिस, ठीक है। उसके बाद भाई साहब दिस प्रोसेस इज नोन एज exocytosis. So endocytosis is taking in the food directly inside the cell and exocytosis is throwing out waste outside the cell, ठीक है, exocytosis, ठीक है, outside the cell. This process also requires energy. इस प्रोसेस में भी भाई साहब एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। तो अगर आप देखोगे सेल की बहुत सारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। ये हो गया क्या? 5 हो गया क्या? ये वाला हो गया? ओके, सो लेट अस गो टू द नेक्स्ट पार्ट हियर। यहाँ पे क्या है भाई साहब? आपका सेल वॉल होता है। व्हाट इज अ सेल वॉल? सेल वॉल विल, ये सिर्फ कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ओनली प्लांट सेल में। दैट इज बेसिकली मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। तो सेल वॉल इज समथिंग विच इज ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स, ठीक है। इट इज अ रिजिड कवरिंग आउटसाइड द सेल। बहुत ठोस कवरिंग सी होती है आउटसाइड द सेल। इट इज प्रेजेंट आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन। इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, ठीक है, सेल्यूलोज से बना हुआ होता है ये, ठीक है। अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट है। सेल्यूलोज इज अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस एंड प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू प्लांट्स। और इसको डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल है, ठीक है, इसीलिए हम कुक्ड फूड लेते हैं। कुक्ड फूड में हमको ज़्यादा सेल्यूलोज का डाइजेशन नहीं लगता है, ठीक है। बट जो ग्रास वगैरह खाते हैं, जो एनिमल्स, हर्बीवोर एनिमल्स होते हैं, दे आर बेसिकली ऑल्सो नोन एज रूमिनेंट्स। रूमिनेंट्स क्यों? क्योंकि खाना अंदर जाता है, पिसता है, फिर बाहर आता है, फिर उसको चबाते हैं, फिर जाता है, ऐसा चलता ही रहता है पूरा दिन उनका, ठीक है। सो दैट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू प्लांट्स। इट इज़ नॉन लिविंग एंड फ्रीली परमिएबल। इसमें कोई सिलेक्टिव, देखो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो सिलेक्टिवली परमिएबल होता है, ठीक है। वो सिर्फ उन्हीं चीज़ों को सेल के अंदर जाने देगा जिनको सेल की ज़रूरत है। सेल वॉल का ऐसा नहीं है। सेल वॉल भाई साहब नॉन लिविंग है। इट इज़ मेड अप ऑफ नॉन लिविंग, ठीक है। तो ये सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं है, ठीक है। इट इज़ नॉट, ये सब चीज़ों को अंदर जाने देगा, लेकिन फिर भी एक एडिशनल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है प्लांट को, ठीक है। सो इट इज़ अ नॉन लिविंग एंड फ्रीली परमिएबल सेल, ठीक है। अलाउज ऑल सब्सटेंसेस टू एंटर एंड लीव द सेल फ्रीली, ठीक है। सारे सब्सटेंसेस को सेल के अंदर भी जाने देता है और बाहर भी आने देता है, ठीक है। फंक्शंस ऑफ सेल वॉल गिव्स प्रोटेक्शन टू द सेल। भाई साहब आप बोलेंगे कैसा प्रोटेक्शन? किसी को भी अंदर जाने दे रहा है, किसी को भी बाहर जाने दे रहा है। देखो बिल्डिंग में अगर वॉचमैन नहीं है तो भी तो भाई साहब बिल्डिंग में लोग रहेंगे ना, ठीक है। तो दैट इज लाइक दैट। एक गेट तो होगा, गेट में से लोग एंट्री कर रहे होंगे, सीसीटीवी कैमरा होगा भाई साहब, इस टाइप का, ठीक है। सो इट गिव्स प्रोटेक्शन टू द सेल एंड इज एप्लीकेबल ओनली टू प्लांट सेल्स। गिव्स डेफिनेट शेप टू द सेल। आपके सेल को एक शेप मिलता है, ठीक है, that is due to cell wall. We have seen that when a cell is placed in a hypotonic solution, it absorbs water and swells due to osmosis. तो अगर किसी हाइपोटोनिक सोल्यूशन में हमने रखा तो वो अब्जॉर्ब करता है वाटर और वो स्वेल अप हो जाता है। तो ये देखो वाटर ऐसे जाता है,
और वाटर ऐसे 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 सेल को क्या बढ़ा देता है, इसका वॉल्यूम बढ़ा देता है। ये वाटर की एंट्री हो रही है हाइपोटोनिक सोल्यूशन से। हाइपोटोनिक सोल्यूशन में क्या होगा, जैसे आपने किसी सेल को रखा तो वाटर एंट्री करेगा और सेल को क्या कर देगा, स्वेल अप करा देगा। द सेल स्वेल्स बिल्डिंग अप प्रेशर अगेंस्ट द वॉल्स। तो एक प्रेशर क्रिएट होगा इन वॉल्स पे, देयर विल बी अ प्रेशर क्रिएटेड इन दीज वॉल्स। जैसे आप भाई साहब बलून में जब हवा भरते हैं तो उसके वॉल्स पे एक प्रेशर क्रिएट होता है, ठीक है। वैसे ही भाई साहब इसमें जब पानी भर जाएगा सो इट विल क्रिएट अ प्रेशर ऑन द वॉल्स, ठीक है। सो देयर आर चांसेस दैट द सेल माइट बर्स्ट बिकॉज ऑफ दिस प्रेशर। प्लांट सेल्स में खासकर होता है ये, ठीक है। तो हो सकता है फूट जाए भाई साहब, ठीक है। आप बलून को फुलाते फुलाते ज़्यादा हवा भर देंगे तो क्या हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा। वैसे ही भाई साहब इसमें अगर ज़्यादा पानी चला गया तो क्या हो जाएगा, इट हैज़ अ चांसेस ऑफ गेटिंग ब्लास्टेड और सेल फिर रप्चर हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। तो इस चीज़ को बचाने के लिए सेल वॉल होता है। बट द सेल वॉल एक्सर्ट्स एन इक्वल प्रेशर। तो सेल वॉल क्या करेगा, उस पर इक्वल प्रेशर डालेगा टू द स्वेलन सेल। तो ये प्रेशर दोनों में क्या करेंगे, मेंटेन करके रखेंगे, इसको फूटने नहीं देंगे, ठीक है। बाहर से भी वो एक प्रेशर बना के रखेगा। बिकॉज ऑफ दिस द सेल कैन विथस्टैंड ग्रेटर प्रेशर, ठीक है। क्योंकि प्लांट्स में इसी तरह से वाटर का मूवमेंट होना है और कोई तरीका नहीं है, ठीक है। साइटोप्लाज्म जेली लाइक फ्लूइड होता है, ये इनसाइड द सेल होता है, ठीक है। इट इज इनसाइड द सेल, इट लाइज बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में होता है ये साइटोप्लाज्म, ठीक है, ओके। मेनी सेल ऑर्गेनल्स लाई इन द साइटोप्लाज्म। जितने भी आपके सेल ऑर्गेनल्स हैं वो सारे के सारे किस में होते हैं, साइटोप्लाज्म में होते हैं, ठीक है। ऑल द सेलुलर केमिकल रिएक्शंस टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म। ये सेल का एक घर है, ठीक है। तो जितने भी सेलुलर रिएक्शंस होंगे वो सारे के सारे भाई साहब किस में होंगे, साइटोप्लाज्म में होंगे। ऑल द सेलुलर रिएक्शंस, ऑल द रिएक्शंस दैट आर सपोज्ड टू हैपन विद इन अ सेल विल हैपन विद इन द साइटोप्लाज्म, ठीक है। It stores vital substances like amino acids, glucose, vitamins, etc. ये सारे इंपॉर्टेंट चीज़ों की स्टोरिंग होती है। The part of the cytoplasm other than the organelles is called the cytosol. इन सब चीज़ को छोड़कर जो पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म होता है अदर देन द ऑर्गेनल्स, दैट इज कॉल्ड साइटोजोल, ठीक है। इसको हम बोलेंगे भाई साहब साइटोजोल। तो ये हो गया आपका साइटोजोल। सेल ऑर्गेनल्स, ऑर्गेन्स ऑफ द सेल। तो ये क्या क्या है भाई साहब, सेल ऑर्गेनल्स, ठीक है। An organelle is a specialized subunit within a cell that has a specific function. तो इसका भाई साहब एक specific function होता है, ठीक है। An organelle is a specialized subunit within a cell that has a specific function. Example, making new material in the cell, clearing up waste material from the cell, ठीक है। तो नया मटेरियल बनाना या क्लियरिंग अप ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द सेल, ये सारा का सारा भाई साहब सेल ऑर्गेनल्स परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो काफ़ी सारे हैं। अ सेल इज एबल टू लिव एंड परफॉर्म ऑल इट्स फंक्शंस बिकॉज ऑफ दीज ऑर्गेनल्स। तो इन ऑर्गेनल्स की वजह से एक सेल सारे फंक्शंस परफॉर्म कर सकता है या करता है, ठीक है। ऑल द सेल्स हैव द सेम ऑर्गेनल्स नो मैटर व्हाट देयर फंक्शन इज और व्हाट ऑर्गेनिज्म दे आर फाउंड इन। सारे भाई साहब में होंगे। लेट अस सी देम वन बाय वन। तो हम यहाँ पे भाई साहब सेल के अंदर जो ऑर्गेनल्स होते हैं उनकी बात या चर्चा करेंगे, थोड़ा सा खर्चा करेंगे और फिर चर्चा करेंगे, ठीक है। थ्री हो गया ना, 4। ओके, सो न्यूक्लियस भाई साहब क्या होता है, हम जैसे हमारे बॉडी में ब्रेन होता है मेन, ठीक है। तो वैसे ही सेल में मेन आपका जो ऑर्गन है वो है न्यूक्लियस। ये सारे सेल के सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है। इट बेसिकली कंट्रोल्स ऑल द फंक्शंस ऑफ द सेल, ठीक है। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल। इट कंट्रोल्स ऑल द सेलुलर एक्टिविटीज एंड ऑल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन सेल डिवीजन। तो इसका भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट रोल है सेल डिवीजन में भी, ठीक है। न्यूक्लियस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। देखो हर सेल आपका डिवाइड होगा एक्सेप्ट, हाँ नहीं, नर्व सेल। इकलौता नर्व सेल है जो आपका डिवाइड नहीं होगा। सारे सेल्स का डिवीजन होगा, रिप्रोडक्शन होगा। नर्व सेल हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक सेम ही रहेगा, ठीक है। ओके, सो एवरी सेल विल डिवाइड और सेल डिवीजन में न्यूक्लियस का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। इट हेल्प्स इन सेल डिविजन्स। एक सेल से 2 सेल क्रिएट होना, 2 सेल से 4 सेल क्रिएट होना, ठीक है। इट डिसाइड्स व्हाट फंक्शन अ सेल विल कैरी आउट आफ्टर मैच्योरेशन। तो ये एक सेल देखिए ऐसे, एक सेल बच्चा सेल है, धीरे धीरे वो डेवलप होगा और मैच्योर हो जाएगा।
तो उस मेच्योरिटी के बाद उसके क्या फंक्शंस होंगे, दैट इज डिसाइडेड बाय द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस सेल का ब्रेन है, हर एक सेल का, ठीक है। और हमारे बॉडी में कौन सा ऐसा सेल है जिसका न्यूक्लियस नहीं होता? पिंकी, हाँ, प्लांट सेल। हमारे बॉडी में प्लांट सेल होता है, आरबीसी। आरबीसी एक ऐसा है रेड ब्लड सेल जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। और क्यों नहीं होता है? व्हाई इज देयर नो न्यूक्लियस? मोर स्पेस। तो भाई साहब ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कहां से करेंगे हम? ऑक्सीजन जाएगा लेकिन कम मात्रा में जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए इकलौता आरबीसी हमारे बॉडी में एक ऐसा सेल है जिसका न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है। ओके, न्यूक्लियस इज कवर्ड बाय अ डबल लेयर कवरिंग कॉल्ड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यहां पे देखो डबल लेयर कवरिंग होती है, ठीक है, डबल लेयर की कवरिंग होती है, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज पोर्स व्हिच अलाउ, देखो इसको ऐसे समझो, ऑमलेट बनाया होगा ना, ठीक है, बहुत मजा आता है खाने में। ओके, तो जो येलो पार्ट होता है वो उसका न्यूक्लियस हो गया, वो सेल है, और जो येलो पार्ट है वो न्यूक्लियस हो गया। दैट इज हाउ इट इज, ठीक है। ओके, सो द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज पोर्स व्हिच अलाउ ट्रांसफर ऑफ मटेरियल फ्रॉम इनसाइड द न्यूक्लियस टू आउटसाइड, दैट इज साइटोप्लाज्म, ठीक है। द न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन्स वन और मोर राउंड शेप न्यूक्लियली कॉल्ड सिंगुलर न्यूक्लियोलस, ठीक है। जेली लाइक फ्लूइड इनसाइड द न्यूक्लियस, तो ये जेली लाइक फ्लूइड होता है। इट ऑल्सो कंटेन्स अ नेटवर्क ऑफ फाइबर्स कॉल्ड क्रोमैटिन फाइबर्स, तो इनके अंदर नेटवर्क ऑफ फाइबर्स होते हैं कॉल्ड क्रोमैटिन फाइबर्स। थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। क्रोमोसोम्स आर विजिबल एज रॉड शेप स्ट्रक्चर्स व्हेन द सेल इज अबाउट टू डिवाइड। तो क्रोमोसोम्स भाई साहब रॉड शेप स्ट्रक्चर्स होते हैं व्हेन द सेल इज अबाउट टू डिवाइड, ठीक है। तो ऐसे मतलब सेल का जब टाइम आ गया है डिवीजन करने का, ठीक है, क्योंकि सेल अगर डिवाइड नहीं होगा तो नया सेल क्रिएट नहीं होगा, और हमारे बॉडी में कंटिन्यूस सेल्स मर रहे हैं, तो ऑब्वियसली उनको रिप्लेस करते हुए नए सेल्स आने चाहिए। तो सेल का डिवीजन बहुत ज़रूरी है, और ये सेल का डिवीजन तभी सक्सेसफुली हो सकता है जब न्यूक्लियस अपना जो फंक्शन है वो बराबर करे, ठीक है। सो क्रोमोसोम्स ऐसे आ जाते हैं, ठीक है। ये आपके देखो क्रोमोसोम्स हैं, ये आपके क्रोमोसोम्स हैं जो डिवाइड होते हैं। दीज क्रोमोसोम्स गेट डिवाइडेड एंड न्यू सेल्स आर फाइनली फॉर्म्ड, ठीक है। सो क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ डीएनए, डीऑक्सीरिबोज न्यूक्लिक एसिड। डीएनए मतलब डीऑक्सीरिबोज न्यूक्लिक एसिड होती है, ठीक है। सो क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ डीएनए, ठीक है। और ये क्रोमोसोम का एक हिस्सा आता है हमारे पापा से, एक हिस्सा आता है हमारे मम्मी से। तो इसीलिए हमारे बॉडी में जितने भी सेल्स होंगे, ठीक है, वी विल हैव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ द पेरेंट्स, ठीक है, बोथ द पेरेंट्स का कैरेक्टरिस्टिक इसमें होगा, ठीक है, क्लियर है। ओके, सो देखो डीएनए का अगर हम एक क्रोमोसोम को निकालेंगे ना ऐसे, तो ये है हमारा डीएनए, दैट इज हाउ डीएनए विल लुक लाइक, ठीक है। ये एक लंबा सा चेन निकलेगा डीएनए, क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन? डीएनए मॉलिक्यूल्स ट्रांसफर द हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। तो हमारे मम्मी पापा के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हमारे में अंदर आते हैं, फिर हमारे से हमारे अगले जनरेशन में जाते हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये डीएनए कॉपिंग होती है, ठीक है। तो सेल्स कॉपी करते हैं इन कैरेक्टरिस्टिक्स को और अगली जनरेशन में फॉरवर्ड करते हैं। तो थोड़े से हम मम्मी की तरह दिखते हैं, थोड़े से हम अपने पापा की तरह दिखते हैं, ठीक है। हमारे बहुत सारी चीज़ें, हमारे बॉडी का बोन डेंसिटी, हमारे ब्लड का कॉम्पोजिशन, हमारे आंखों का कलर, ठीक है, हमारे स्किन का कलर, ये सारे हमारे मम्मी पापा का जो डीएनए है उससे बना हुआ है, ठीक है। दैट्स हाउ द डीएनए इज। तो इसको हम डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड बोलेंगे, ठीक है। कलर ऑफ द आई, कलर ऑफ द हेयर, एंड देन वी हैव ब्लड ग्रुप, ठीक है, बोन डेंसिटी, ये सारी चीजें, ठीक है। फंक्शनल सेगमेंट्स ऑफ डीएनए आर कॉल्ड जीन्स, ठीक है, जीन्स and generally one gene controls one or more cell functions, but sometimes a single function is controlled by a set of genes, ठीक है। Functions of the nucleus controls all the metabolic activities of the cell. If it is removed, the cell ultimately dies. तो इसीलिए इकलौता आरबीसी ऐसा है जिसका लाइफ स्पैन बहुत कम है, लेकिन जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। अगर हमने किसी भी सेल से न्यूक्लियस हटा दिया तो मर जाएगा, ठीक है, इट विल डाई, क्लियर है। Nucleus controls the cell division. It is involved in transmission of hereditary characters from parents to offsprings. तो ये जो hereditary characters होते हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग, कौन ट्रांसफर करता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज द वन विच ट्रांसफर्स, ठीक है। तो पेरेंट्स से जो चिल्ड्रन में कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफर हो रही हैं वो सेल्स में न्यूक्लियर डिवीजन में होता है, ठीक है। न्यूक्लियस इस चीज को ट्रांसफर करता है, ठीक है। One second, people.
अरे यार, तो क्या 7? फोर्थ वाले में ना, ओके. सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये हमारा पहला सेल ऑर्गेनल है विच वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड. सो व्हाट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? इट लुक्स लाइक दिस, ठीक है. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको हम ER, इट इज अ लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड, ठीक है, दैट इज कवर्ड बाय मेम्ब्रेन, ट्यूब्स एंड शीट्स, ठीक है. तो आपको देखो यहाँ पे ट्यूब्स और ऐसे शीट्स मिलेंगे, ठीक है. दिस इज बेसिकली लार्ज नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स एंड शीट्स, ठीक है. सो दीज आर ट्यूब्स एंड दीज आर बेसिकली शीट्स. इट इज ऑफ टू टाइप्स, ठीक है. वन इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड द अदर वन इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो RER एंड SER, इट लुक्स लाइक रफ अंडर एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. तो इस तरीके का रफ दिखेगा ये, ठीक है, ओके. एंड इट हैज़ पार्टिकल्स कॉल्ड राइबोसोम्स अटैच टू इट. ये छोटे छोटे जो काले वाले दिख रहे हैं आपको, दीज आर बेसिकली राइबोसोम्स विच आर अटैच टू इट, ठीक है. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम RER भी बोलते हैं, ठीक है, ओके. then we have basically ribosomes are the site of protein synthesis. तो प्रोटीन की यहाँ पे सिंथेसिस होती है. हमारे सेल में जो प्रोटीन बनता है वो राइबोसोम्स में बनता है. दिस एक्चुअली हैपेंस इन राइबोसोम्स. सो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इट इज विदाउट राइबोसोम्स. इसमें भाई साहब कोई भी राइबोसोम्स नहीं होते हैं, ठीक है. व्हाट एल्स? इट मैन्युफैक्चर्स फैट मॉलिक्यूल्स और लिपिड्स. तो इस पर फैट मैन्युफैक्चर होता है और लिपिड्स मैन्युफैक्चर होते हैं. फंक्शंस क्या है भाई साहब एंडोप्लाज्मिक? इंट्रासेल्युलर ट्रांसपोर्ट. तो इसका ट्रांसपोर्ट, जो भी चीज़ें मैन्युफैक्चर हो रही है उसका ट्रांसपोर्ट करना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जिम्मेदारी है. इट सिंथेसाइजेस प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, फैट्स एंड ट्रांसपोर्ट्स देम. तो भाई साहब प्रोटीन्स फैट्स की सिंथेसिस होती है और उसकी ही ट्रांसपोर्ट भी होती है. प्रोटीन्स एंड लिपिड्स सिंथेसाइज्ड बाय ER आर यूज्ड इन बिल्डिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सो ये जो प्रोटीन्स एंड लिपिड्स रहते हैं which are synthesized by endoplasmic reticulum are used in building plasma membrane. This process is known as membrane biogenesis. Biogenesis मतलब क्या होता है? बनना, ठीक है. तो प्रोटीन्स और लिपिड्स किससे सिंथेसाइज होते हैं भाई साहब? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से. एंड आर यूज्ड इन बिल्डिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन इससे ही बनता है. हमने देखा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो हमारा सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होता है वो किससे बनता है भाई साहब? प्रोटीन्स एंड लिपिड से. एंड दिस प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, इज नोन एज बायोजेनेसिस. इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? बायोजेनेसिस, ठीक है. सम लिपिड्स एंड प्रोटीन्स आर यूज्ड एज एंजाइम्स एंड हार्मोन्स. कुछ ऐसे भी लिपिड्स और प्रोटीन्स हैं जिनका बॉडी में हमारा यूज होता है एंजाइम्स में. एंजाइम्स जैसे आपका सलाइवा, ये एक एंजाइम है, फूड के डाइजेशन में हेल्प होता है, ठीक है. आपके बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं, आपके ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं, ठीक है. आपके दे आर बहुत, हमारे बॉडी में अलग अलग जगहों पे डक्टलेस ग्लैंड्स होते हैं जो हार्मोन्स सिक्रीट करते हैं. दे बेसिकली सिक्रीट हार्मोन्स. इट ट्रांसपोर्ट्स, क्या चल रहा है? व्हाट आर द ग्लैंड्स दैट आर यूज्ड इन हार्मोन्स? किस टाइप के ग्लैंड्स बोलते हैं हम उनको? पढ़ाई में मन नहीं लगता तो घर बैठा करो भाई, मुझे मत डिस्टर्ब किया करो यहाँ पे. सो इट ट्रांसपोर्ट्स प्रोटीन्स सिंथेसाइज्ड बाय राइबोसोम्स, ठीक है. तो ये जो ट्रांसपोर्ट होता है इट इज ट्रांसपोर्टेड बाय राइबोसोम्स, ठीक है. SER ऑफ सर्टेन सेल्स ऑफ लिवर प्ले अ क्रूशियल रोल इन डिटॉक्सिफाइंग मेनी पॉइजन्स एंड ड्रग्स. तो हमारे बॉडी में बहुत सारे पॉइजन्स और ड्रग्स होते हैं, ठीक है. जो देखिए जब हम कोई मेडिसिन लेते हैं तो मेडिसिन जिस तरह से बैक्टीरिया या वायरस के लिए पॉइजन होता है वैसे ही हमारे बॉडी के कुछ सेल्स के लिए भी पॉइजन होगा और उसका हमारे बॉडी से जाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है. तो हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ सर्टेन सेल्स ऑफ लिवर, हमारे लिवर में होता है, प्ले अ क्रूशियल रोल इन डिटॉक्सिफाइंग मैनी पॉइजन्स एंड ड्रग्स विच एंटर आवर बॉडी थ्रू फूड, एयर और वाटर, ठीक है. तो काफ़ी सारे आप जैसे हमारा जो भी हम खाना खा रहे हैं उसमें थोड़ा बहुत पॉइजन तो होगा ही, ठीक है. दिस पॉइजन इज थ्रू वेरियस टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर्स, ठीक है. तो ये सारे जितने भी हमारे बॉडी में एंटर हो रहे हैं वी गेट रिलीव्ड ऑफ दीज पॉइजन्स एंड ड्रग्स बाय स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ पे प्रेजेंट होता है? इन लिवर.
स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज प्रेजेंट इन द सेल्स ऑफ द लिवर एंड इट प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल इन डिटॉक्सिफाइंग, हमारे बॉडी को डिटॉक्स करता है, ठीक है, टॉक्सिक सब्सटेंसेस को हमारे बॉडी से हटाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, जो इज प्रेजेंट इन द लिवर, ठीक है, एंड इट डिटॉक्सिफाइज। ये क्या हो रहा है भाई साहब? ओके, सो इन कंटिन्यूएशन विथ सेल, गोल्गी अपैरेटस क्या होता है? व्हाट इज गोल्गी अपैरेटस या गोल्गी बॉडीज भी बोलते हैं हम इनको, गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, दे आर नोन बाय ऑल डिफरेंट नेम्स, ठीक है, गोल्गी अपैरेटस या गोल्गी बॉडीज। इट वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय जर्मन साइंटिस्ट्स, ठीक है, इनके नाम पे ये हुआ है, ठीक है, कैमिलो गोल्गी, एंड ही इट कंप्राइजेस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स अप्रॉक्सीमेटली पैरेलल टू ईच अदर। तो ये आपके भाई साहब मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स हैं, देखो इस तरीके के मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स हैं। इनका होता है पैकेजिंग का मतलब फंक्शन, ये क्या करते हैं? पैकेजिंग करते हैं जो भी चीज़ें होती हैं, ठीक है। गोल्गी अपैरेटस इज इन्वॉल्व, दीज सैक्स आर कॉल्ड सिस्टर्ने एंड आर फिल्ड विद डिफरेंट एंजाइम्स। तो इनके अंदर ना ऐसे 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 पैकेजिंग की तरह होता है, देखो, ठीक और इसके अंदर अलग अलग एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। दीज आर नोन एज सिस्टर्ने एंड दे आर फिल्ड विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स। इट इज कंसिडर्ड एज द पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग डिपार्टमेंट ऑफ द केमिकल फैक्ट्री ऑफ द सेल। तो जितनी भी चीज़ें सेल के अंदर मैन्युफैक्चर हो रही हैं, प्रोटीन्स, लिपिड्स एक्सेट्रा, इनकी पैकेजिंग होती है और ये भाई साहब सेल के बाहर जाता है, ठीक है, दैट इज पैकेजिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग। Functions of the Golgi apparatus: the material synthesized near the endoplasmic reticulum is packaged and dispatched to various targets inside and outside the cell through Golgi apparatus। तो जो भी मटेरियल्स आपके सेल के अंदर बनते हैं उनका बाकी सेलों तक पहुंचना ज़रूरी है। तो ये होगा कैसे? जब उसका प्रॉपर पैकेजिंग हो, ठीक है। और ये पैकेजिंग कौन करवाएगा? गोल्गी apparatus। गोल्गी बॉडीज या गोल्गी apparatus, दे विल डू इफेक्टिव पैकिंग ऑफ ऑल दीज थिंग्स which are as a result of metabolic activities happening inside the cell, ठीक है। So it functions includes the storage, modification and packaging of products in vesicles। तो इसका storage होता है, modification होता है, packaging होता है, and that's how it is basically transported, ठीक है। So ये देखो ये आ गया भाई साहब, ये सेल में प्रोड्यूस हुआ, ये जाएगा गोल्गी apparatus में, ठीक है। दिस इज बेसिकली गोइंग टू द गोल्गी apparatus and there it will be packaged, ठीक है। ये पैकेज होकर भाई साहब आगे बढ़ता जाएगा, ऐसा पैकेज होते हुए आगे बढ़ता जाएगा और फाइनली डेस्टिनेशन सेल तक जाएगा जहाँ पे भी हमको इसको पहुँचाना रहेगा, ठीक है। सो इन सम केसेस इट कन्वर्ट्स सिंपल शुगर्स इनटू कॉम्प्लेक्स शुगर, कहीं कहीं पे भाई साहब सिंपल शुगर को कॉम्प्लेक्स शुगर में ये कन्वर्ट करता है। द गोल्गी apparatus इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइजोसोम्स। नाउ व्हाट आर लाइजोसोम्स? लाइजोसोम्स आर बेसिकली ऑल्सो नोन एज सुसाइडिकल बैग्स, ठीक है। सुसाइडिकल बैग्स क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि सेल का एक टाइम होता है जब वो ख़त्म हो जाएगा, द सेल विल फिनिश ऑफ आफ्टर सम टाइम। हर एक सेल का एक स्पैन ऑफ लाइफ होता है, तो सेल विल बेसिकली उसके बाद वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसको ख़त्म करेगा कौन? ये सुसाइडिकल बैग्स, दैट इज लाइजोसोम्स। तो जो भी सेल्स होंगे वो लाइजोसोम्स में आ जाएंगे और वो ख़त्म हो जाएंगे, दे विल रप्चर आउट, ठीक है, दे विल रप्चर आउट। द गोल्गी apparatus इज यूज्ड और इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइजोसोम्स। ये क्या है? ये सो लाइजोसोम्स देखो क्या होते हैं, ऐसे सिंगल वॉल मेम्ब्रेन होते हैं, इनके अंदर भाई साहब एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम के कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। दे आर सिंपल वन मेम्ब्रेन बाउंड सैक फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ठीक है। इनके अंदर भाई साहब डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। दीज एंजाइम्स आर मेड बाय RER। ये क्या हो जाएगा? अरे है क्या ये? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दो टाइप के रेटिकुलम हो गए ना भाई साहब एंडोप्लाज्मिक, एक हो गया आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड दूसरा है आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहाँ पे दीज एंजाइम्स आर मेड बाय रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ड्यू टू वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज गोइंग ऑन इनसाइड द सेल। ऑर्गेनिक वेस्ट जनरेट होता है और ये ऑर्गेनिक वेस्ट भाई साहब इसमें आता है, लाइजोसोम्स में, ठीक है। सो दिस बेसिकली कम्स द पावरफुल एंजाइम्स आर केपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग दीज वेस्ट। तो इनके अंदर बहुत पावरफुल एंजाइम्स होते हैं एसिड टाइप के और ये पूरे को डाइजेस्ट कर लेते हैं। द लाइजोसोम्स डाइजेस्ट द वेस्ट, ठीक है। प्लांट सेल्स हैव वेरी फ्यू लाइजोसोम्स।
प्लांट सेल्स में वैक्यूल्स होते हैं, बड़े बड़े वैक्यूल्स होते हैं, ठीक है, बिकॉज जनरली मोस्ट ऑफ द प्लांट्स वेस्ट इज स्टोर्ड। आपने देखा रहेगा प्लांट्स में जो सूखे पत्ते गिरते हैं वो बेसिकली किस कारण गिरते हैं, वो उनका वेस्ट है, सूखे पत्तों का गिरना, ठीक है, वो सूखे बाग्स का गिरना, ठीक है, सूखे ब्रांचेस का गिरना, दैट इज बेसिकली वेस्ट फ्रॉम प्लांट्स, ठीक है। Functions of lysosomes, as it is the digestive system of the cell, it protects the cell by destroying any foreign material like bacteria and viruses that invade the cell। तो ये सेल को बचाता है भाई साहब बैक्टीरिया और वायरसेस से, ठीक है। What else? तो यहाँ पे जो भी बैक्टीरिया या वायरसेस रहेंगे they will be killed। They remove worn out cellular organelles and remove all organic debris, ठीक है, जो भी organic debris रहेगी डैमेज उसको भाई साहब बाहर फेंकते हैं, वेस्ट मटेरियल्स को। They basically will remove all these organic debris। This process is called autolysis, self digestion। जो कचरा रहेगा उसको रिमूव करता है, ठीक है, इसको हम बोलेंगे ऑटोलाइसिस। सेल में जो भी कचरा जनरेट होता है लाइजोसोम्स बेसिकली अब्सॉर्ब एंड डाइजेस्टिव, ठीक है, इसको हम ऑटोलिसिस बोलेंगे। दे आर कॉल्ड एज डेमोलिशन स्क्वाड्स, ठीक है, जैसे हमारा सिडको में स्क्वाड्स होते हैं ना, डॉग स्क्वाड्स होते हैं, ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं डेमोलिशन स्क्वाड्स, बिकॉज दे विल डेमोलिश ऑल द वेस्ट दैट इज जनरेटेड इनसाइड द सेल। तो सारा वेस्ट मटेरियल जो सेल के अंदर जनरेट होता है लाइजोसोम्स बेसिकली डेमोलिश देम, सो हेंस दे आर ऑल्सो नोन एज डेमोलिशन स्क्वाड्स, ठीक है। जैसे भाई साहब आपका बिल्डिंग अगर ऐसा डेमोलिशन स्क्वाड्स होते हैं ये। ड्यूरिंग द डिस्टर्बेंस इन सेलुलर मेटाबॉलिज्म, फॉर एग्जाम्पल व्हेन द सेल गेट्स ओल्ड और डैमेज्ड, लाइजोसोम्स बर्स्ट एंड द एंजाइम्स डाइजेस्ट देयर ओन सेल। तो भाई साहब एक टाइम आता है जब लाइजोसोम्स खुद ही बर्स्ट हो जाते हैं और पूरे सेल को ही डाइजेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। जब सेल खत्म हो गया है, सेल की उम्र हो गई है, सेल अभी अपने फंक्शंस प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, इट इज़ टाइम टू गेट रिड ऑफ द सेल, देन द लाइजोसोम विल बेसिकली बर्स्ट आउट और इसके अंदर जो एंजाइम्स होंगे उस सेल को ही डाइजेस्ट कर लेंगे। इसीलिए समटाइम्स दे आर ऑल्सो नोन एज सुसाइडिकल बैग्स, आत्महत्या जिसको हम बोलते हैं, सेल की हत्या कर देते हैं ये, ठीक है, क्योंकि हो चुका है, टाइम हो चुका है, ठीक है। सो हेंस दे आर समटाइम्स नोन एज सुसाइडिकल बैग्स, दे आर ऑल्सो नोन एज सुसाइड बैग्स, ठीक है, बिकॉज दे डाइजेस्ट द सेल इटसेल्फ। जिस सेल के वो पार्ट हैं उसी सेल को खत्म करना रहता है। माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, बहुत ही, माइटोचॉन्ड्रिया नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया है, बहुत लोग माइटोचॉन्ड्रिया बोलते हैं, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया बेसिकली इज व्हाट, माइटोकॉन्ड्रिया हमारा सेल का पावर हाउस है, ये एनर्जी जनरेट करता है, ठीक है। सारे फंक्शनल एक्टिविटीज के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है इसका, आउटर मेम्ब्रेन, द आउटर मेम्ब्रेन इज पोरस, ठीक है, एंड द इनर मेम्ब्रेन इज डीपली फोल्डेड। तो आपका इनर मेम्ब्रेन बहुत डीपली फोल्डेड होता है। द फोल्ड्स आर कॉल्ड क्रिस्टे, इसको हम बोलते हैं क्रिस्टे। दे क्रिएट अ लार्ज सरफेस एरिया फॉर एफिशिएंट फंक्शनिंग, तो इनका बहुत ही लार्ज सरफेस एरिया होता है एफिशिएंट फंक्शनिंग के लिए। द माइटोकॉन्ड्रिया हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स, इनका खुद का डीएनए भी होता है और राइबोसोम्स भी होते हैं, ठीक है। They are therefore capable of making some of their own protein. Mitochondria oxidize carbohydrates and fats with the help of enzymes to release energy in the form of ATP. तो ATP रिलीज होता है भाई साहब इन द फॉर्म ऑफ ATP, ठीक है, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ATP इज व्हाट, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, और ये हमारे एनर्जी का यूनिट है। हमारे बॉडी में जितनी भी एनर्जी होती है वो इसी से आती है, ठीक है। फंक्शंस, माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस एनर्जी, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ ATP। ATP इज एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट विच इज अ एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। इसको भाई साहब हम यूज करते हैं, दैट इज द रीजन इट इज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। देयरफॉर माइटोकॉन्ड्रिया आर ऑल्सो नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया से ही एनर्जी जनरेट होती है, हेंस दे आर नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। द बॉडी यूजेस दिस एनर्जी टू सिंथेसाइज केमिकल कंपाउंड्स, ठीक है, फिर एंड टू डू मैकेनिकल वर्क, मूवमेंट ऑफ मसल्स, ठीक है। तो आपका जितना भी मसल्स का मूवमेंट है, प्रोडक्शन ऑफ हीट, ठीक है, कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्सेस, इन सारे कार्यक्रमों के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और ये एनर्जी बेसिकली कौन प्रोड्यूस करता है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है।